तो हेलो दोस्तों, आज हम ला चुके हैं पार्ट 2 पुष्पी पाठकों में लैंगिक प्रजनन पार्ट 2। उस बार हम लोग जनन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं पूरा हो चुका था। अब जनन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसी में का भी तीसरा टॉपिक है परागण। अभी समाप्त नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागकण एवं भ्रूण कोश में पैदा होते हैं। चूँकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल है, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को एक साथ लाना होता है। यह कैसे संपन्न हो, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है। परागकणों परागकोश से झड़ने के पश्चात का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण का या संचारण को परागण कहा जाता है। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पी पाठकों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यूह विकसित किया है। ये परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। क्या आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं? परागण के प्रकार। पराग के स्रोत को ध्यान रखते हुए परागण को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। स्वयुग्मन ऑटोगमी, एक ही या उसी पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण है। इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है जिसमें दोनों उपस्थित हों, दोनों नर एवं मादा युग्मक को भी। एक सामान्य पुष्प में जहाँ परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता एवं अनावृत होता है, वह एक स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अव्यवस्थित होना चाहिए ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके। कुछ पादपों जैसे कि वायोला, सामान्य फानसी, ऑक्जेलिस तथा कोमेलिना कनकौआ 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। अनुन्मील्य परागणी पुष्प अन्य प्रजाति के पुष्प के समान ही होते हैं, जिनके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं या खुलते हैं। अनुन्मील्य परागणी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते, यानी खुलते नहीं हैं, बंद होते रहते। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। जब पुष्प कलिका अवस्था में पराग स्फुटित होते हैं, तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुन्मील्य परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पर क्रॉस या पर परागण अवतरण के अवसर नहीं होते हैं। उन्मील्य परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से यहाँ तक कि परागण की अनुपस्थिति में भी बीज पैदा करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अनुन्मील्य पौधों को इससे फायदा है या हानि? क्यों? इससे अनुन्मील्य पौधों को हानि है, क्योंकि इससे आनुवंशिक विविधता सीमित रह जाती है और धीरे धीरे कर समाप्त हो जाती है। दूसरा, सजात पुष्पी परागण।
एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण है। यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से परपरागण है, जिसमें एक कारक या एजेंट सम्मिलित होता है। पर सजात पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इसमें परागकण उसी पादप से आते हैं। पर निषेचन, इसमें विभिन्न पादपों के पराग कोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। मात्र ये केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवंशिकतः भिन्न प्रकार के पराग कणों का आगमन होता है। परागण के अभिकर्मक या कारक, पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में अजीवीय वायु एवं जल तथा जीवीय प्राणी कारक एजेंट का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं, बहुत कम पौधे अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना है या गलती से कि कभी कभार ही हो पाता है। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा पराग कणों से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजांडों की तुलना में असंख्य परागकण उत्पन्न करते हैं। अजीवी परागण में वायु द्वारा सर्वाधिक सामान्य परागण है। साथ ही वायु परागण हेतु हल्के एवं चिपचिपाहट रहित पराग कणों की जरूरत होती है, ताकि वे हवा के झोंकों के साथ संचारित हो सके। वे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं, ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सकें तथा बृहद एवं पिच्च वर्तिकाग्र युक्त होते हैं, ताकि आसानी से वायु में उड़ते पराग कणों को आबद्ध किया जा सके या रोका जा सके। वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं। इसका एक जाना पहचाना उदाहरण भुट्टा कॉर्नकैब है या मक्का है। मक्के में आप जो फुदने या टेसल देखते हैं, वे कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका हैं, जो हवा में झूमते रहते हैं, ताकि परागकणों को आसानी से पकड़ सकें। घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है। यह लगभग 30 वंशों तक सीमित है, वह भी अधिकतर एकबीजपत्री पौधों में, एकबीजपत्री मोनोकॉट में। इसके विपरीत आप स्मरण करें कि निम्न पादप समूह जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट आदि किन्नर युग्मकों के परिवहन या संचार का नियमित साधन जल ही है। यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट का विस्तार केवल इसीलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण वेलस्नेरिया तथा हाइड्रिला है, जो कि ताजे पानी में उगते हैं, और अनेकों समुद्र जलीय घासें जैसे जोस्टेरा आदि हैं। वेलस्नेरिया और हाइड्रिला स्वच्छ जल में पाया जाता है, जबकि जोस्टेरा
समुद्री जल या लवणीय जल में पाया जाता है। सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते। अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हायसिंथ तथा वाटर लिली मुकुंदनी पानी की सतह पर पैदा होती हैं और इनका परागण कीटों एवं वायु से होता है, जैसा कि अधिकतर स्थलीय पादपों में होता है। एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एक लंबे डंठल वृंत द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं और नर पुष्प या परागकण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। उदाहरणार्थ वेलसनेरिया लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनमें से कुछ एक संयोगात्मक रूप से मादा पुष्प एवं वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। एक अन्य समूह के जलीय परागण वाले पादपों जैसे समुद्री घासों सी ग्रासेस में मादा पुष्प जल की सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और पराग कणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार बहुत सारी प्रजातियों के परागकण लंबे फीते जैसे होते हैं। यह जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनमें से कुछ एक वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण पूरा होता है। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में पराग कणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्मक आवरण द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिससे पानी में न भीगे। वायु एवं जल परागित पुष्प न तो बहुत रंग युक्त होते हैं और न ही मकरंद पैदा करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि यह एक संयोगात्मक घटना है। अधिकतर पुष्पीय पादप जल के लिए प्राणियों को परागकर्म की कारक के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियाँ, भंवरे, तितलियाँ, वर, चींटियाँ, शलभ या कीट पक्षी, शंखोरा तथा गुंजन पंछी तथा चमगादड़ आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक हैं। प्राणियों में कीट पतंग, विशेष रूप से मधुमक्खी प्रधान जीवीय परागकर्मक या कारक है। यहाँ तक कि बड़े नर वानरगण के प्राणी लीमर या लेम्यूर, वृक्षवासी शाखाचारी कृंतक और यहाँ तक कि सरीसृप वर, गीको छिपकली तथा उपवन छिपकली भी कुछ प्रजातियों के पादपों के परागण के लिए सक्रिय पाए गए हैं। प्रायः प्राणी परागित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े, रंगीन, सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुष्पवृंत में समूहबद्ध होकर अधिक उभर आते हैं। प्राणी रंगों एवं सुगंध महक के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। मक्खियाँ एवं बीटलों से परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। प्राणियों से भेंट जारी करने के लिए पुष्प को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। मकरंद और परागकण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक है। इस पारितोषिक को पाने के लिए
प्राणी आगंतुकों को परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। प्राणियों के शरीर पर पराग कणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है, जो प्राणी के परागित फूलों में प्रायः चिपचिपा होता है। जब पराग कणों को लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यह परागण पूरा करता है। कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने के लिए सुरक्षित जगह के रूप में होता है। उदाहरण एमोर्फोफिलस, एक लंबोत्तर पुष्प स्वतः लगभग 6 फुट ऊंचा होता है। ठीक ऐसा ही एक सहसंबंध शलभ की प्रजाति और यूका प्लांट के बीच होता है, जहाँ दोनों ही प्रजातियाँ शलभ एवं पादप एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते और इनमें शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती है, जबकि इसके बदले में वह शलभ द्वारा परागित होता है। शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। क्यों न आप निम्नलिखित पादपों या कोई भी जो उपलब्ध हो के पराग के पुष्पों का अवलोकन करें, जैसे खीरा, आम, पीपल, धनिया, पपीता, प्याज, लोबिया, कपास, तंबाकू, नींबू, गुलाब, यूकेलिप्टस, केला आदि। यह पता करने की कोशिश करें कि इन पुष्पों के पास कौन से प्राणी आते हैं और क्या वे परागण कर सकते हैं। आपको धैर्य के साथ कुछ दिनों तक भिन्न समय पर उन्हें देखना होगा। आप यह देखने की भी कोशिश करें कि उस पुष्प तक आने वाले भ्रमणकारी प्राणी तथा एक पुष्प की विशिष्टता के बीच कोई सहसंबंधता है या नहीं। परागकोश एवं वर्तिकाग्र के संपर्क में आने वाले भ्रमणकर्ता का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, जो परागण को पूरा करता हो। बहुत सारे कीट भ्रमणकर्ता बिना परागण किए मकरंद का भक्षण कर लेते हैं। अतः ऐसे आगंतुकों या भ्रमणकारियों को मकरंद या परागदस्यु के रूप में संदर्भित किया जाता है। आप शायद भ्रमणकारियों को पहचान सकें या न पहचान सकें, पर आप निश्चित रूप से अपने प्रयास में आनंद प्राप्त करेंगे। बहिर्प्रजनन युक्तियाँ। अधिकतर पुष्पीय पादप उभयलिंगी पुष्पों एवं परागकणों को उत्पन्न करते हैं, जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतःप्रजनन अवनमन होता है, यानी कि वो अंतःप्रजनन में कमी आती है। आनुवंशिक विविधता सीमित हो जाती है। पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन का उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित एवं परागण को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्ति एवं वर्तिकाग्र ग्राह्यता समकालिक नहीं होती। या तो वर्तिकाग्र के तैयार होने से पहले पराग अवमुक्त कर दिए जाते हैं, या फिर परागों के झड़ने में काफ़ी पहले वर्तिकाग्र ग्राह्य बन जाता है। कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवमुक्त होते हैं, जिससे उसी पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाते। दोनों ही युक्तियाँ स्वयुग्मन को रोकती हैं। अंततः
प्रजनन रोकने का तीसरा साधन स्व-असामंजस्य है। यह एक वंशानुगत प्रक्रम तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहाँ बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नलिका को रोका जाता है। स्वपरागण को रोकने के लिए यह एक अन्य साधन है। एक लिंगीय पुष्पों का उत्पादन अगर एक ही पौधे पर नर एवं मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हों, जैसे अरंड, मक्का, उभयलिंगाश्रय, तथा स्वपरागण को रोकता है, न कि सजातपुष्पी परागण को। बहुत सारी प्रजातियों जैसे पपीता में नर एवं मादा पुष्प भिन्न पादपों पर होते हैं, अर्थात प्रत्येक पादप या तो मादा या नर है। एक लिंगाश्रयी यह पारिस्थिति स्वपरागण तथा सजातपुष्पी परागण दोनों को अवरोधित करती है। पराग स्त्री संकर्षण या पारस्परिक क्रिया परागण बिल्कुल सही प्रकार से के पराग कणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता। परागण बिल्कुल सही प्रकार के पराग कणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता। ठीक उसी प्रजाति के सुयोग्य पराग वर्तिकाग्र तक पहुँचे। प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं, जिसमें ये या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप से। यदि वह स्वपरागण के अयोग्य है, स्त्री केसर में यह क्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके कि वह उसी के वर्ग के सही प्रकार का पराग है या फिर गलत प्रकार का। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है तथा पराग पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि निषेचन की ओर बढ़ता है। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। एक स्त्री केसर द्वारा पराग के पहचानने की क्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो कि पराग कणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। इस संवाद में मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। अभी हाल ही में कुछ वनस्पति वैज्ञानिकों ने स्त्री केसर एवं पराग के घटकों को पहचाना है तथा उसके बीच संकर्षण या पारस्परिक क्रिया को स्वीकृति एवं अस्वीकृति के अनुपालन से जाना है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुयोग्य परागण के अनुपालन में परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं ताकि एक जनन छिद्र के माध्यम से एक पराग नलिका उत्पन्न हो। पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के मध्य वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुँचती है। आप याद करें कि कुछ पादपों में पराग कण दो कोशिकीय स्थिति में एक कायिक कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका जोड़ते हैं। इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों की रचना करती है,
जिन पादपों में 3 कोशिकीय स्थिति में होते हैं वहाँ पराग नलिका शुरुआत से ही 2 नारियों को ले जाती है। पराग नलिका अंडाशय में पहुँचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है और तत्पश्चात तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रवेश करती है। हाल ही के बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहायक कोशिका के बीजांड द्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतुमय समुच्चय पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करता है। वोल्टिकाग्र पर पराग अव्यवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, पराग स्त्री संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है जिसमें पराग पहचान के साथ पराग नली को प्रोन्नति या अवनति द्वारा अनुपालन सम्मिलित है। इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनकों को पराग स्त्री संकर्षण के हेरफेर में यहाँ तक कि अयोग्य परागण से अपेक्षित संकर जाति प्राप्त करने में मदद होगी। आप एक कांच की पट्टी या स्लाइड पर जल शर्करा 10% घोल की एक बूंद पर मटर चना चिपकी क्रोटालेरिया बाल्सम गुल मेहंदी तथा विनका आसानी के साथ कर सकते हैं। पिनका या सदाबहार के पुष्प कुछ पराग झाड़कर गिराने के पश्चात पराग जनन का अध्ययन आसानी के साथ कर सकते हैं। स्लाइड पर इन्हें रखने के 15 से 30 मिनट बाद स्लाइड को कम शक्ति या लो पावर के लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रख कर अवलोकित करें। बहुत संभव है कि पराग कणों से निकलती हुई पराग नलिकाओं को देख पाएं। एक प्रजनक भिन्न प्रजाति के संकरण क्रॉसिंग तथा वाणिज्यिक के रूप में सर्वोत्तम श्रेणी के अपेक्षित विशिष्टता वाले जनन संपाक में रुचि रखते हैं। कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। इस प्रकार के संकरण प्रयोगों हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागकणों का उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वोल्टिकाग्र को संदूषण या अनपेक्षित परागकणों से बचाया जाए। यह उपलब्धि केवल पूर्वावस्था तकनीक, बैगिंग तकनीक या विपुंसन तकनीक द्वारा पाई जा सकती है। यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्पधारण करता है तो पराग के स्फुटन से पहले पुष्प कलिका अवस्था से पराग कोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन से संदर्भित करते हैं। विपुंसित पुष्पों को उपर्युक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए जो सामान्यतः बटर पेपर या पतले कागज की बनी होती है, ताकि वोल्टिकाग्र को अवांछित परागकणों
से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। जब बैगिंग बोरा वस्त्रावरण और पुष्प का वर्तिकाग्र शुभ्रता को प्राप्त कर लेता है, तब नर अभिभावक को संग्रहित पराग को उस पर छिड़का जाता है और उस पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि मादा जनक एक लिंगीय पुष्प को पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्पों के खिलने से पूर्व ही उन्हें आवृत कर दिया जाता है। जब वर्तिकाग्र सुग्राह्य बन जाता है, तब अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा परागण करके पुष्प को पुनः आवृत या रिबैगिंग कर दिया जाता है। दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं, जिनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संलगित होता है, जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज या जाइगोट की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय भाग में स्थित 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई केंद्रकी की ओर गति करता है और उनसे संलगित होकर त्रिगुणित या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जैसा कि इसके अंतर्गत 3 अगुणित न्यूक्लियाई सम्मिलित होते हैं, अतः त्रिसंलयन कहते हैं। चूँकि एक भ्रूण पुट्टी या भ्रूणकोश में 2 प्रकार के संलयन या संलग्न युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन का स्थान लेते हैं, अतः इस घटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है, जो कि पुष्पीय पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं। ऊपर वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास को अगले घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज के बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने सभी घटनाओं को सामूहिक रूप से निषेचन पश्चात घटना के नाम से जाना जाता है। भ्रूणपोष विकास। भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। क्यों न प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार विभाजित बढ़ता है क्यों? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती है और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग किए जाते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्रकी न्यूक्लियर विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्लियाई के रूप में पैदा होता है। भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष कहते हैं।
इसके सापेक्ष ही कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है और भ्रूण कोश कोशिकीय बन जाता है। कोशिकीकरण में पहले मुक्त न्यूक्लियाइयों की संख्या में व्यापक भिन्नता होती है। एक कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित हैं और कुछ नहीं बल्कि यह मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश है जो हजारों न्यूक्लियाइयों से बना है। इसके आसपास एक सफेद गुदा या गिरी होता है, कोशिकीय भ्रूणकोश होता है। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणकोश पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है, जैसे अरंडी, नारियल, और इसे बीज अंकुरण के समय इस्तेमाल किया जाता है। यदि अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को खाते हैं तो प्रत्येक में भ्रूणकोश को देखें और पता करें क्या भ्रूणकोश अनाजों, गेहूं, चावल तथा मक्का में विद्यमान है। नहीं। भ्रूण विकास। भ्रूणकोश या पुट्टी के बीजांड द्वारा सिरे पर विकसित होता है जहाँ पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणकोश विकसित हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है, भ्रूण विकास या भ्रूणोद्भव, भ्रूण के विकास को भ्रूणोद्भव कहते हैं या एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों ही समान होती हैं। युग्मनज प्राकभ्रूण या प्रोएम्ब्रियो के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्ष ही गोलाकार, हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। ये वाला पहले ये बड़ी एक छोटी कोशिका बनाएगी युग्मनज, फिर ये गोलाकार बनाएगी, फिर हृदयाकार, फिर मैच्योर परिपक्व हो जाएगी। परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष तथा 2 बीजपत्र समाहित होते हैं। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन एपिकोटिल बीजपत्रोपरि होती है, जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होती है। बीजपत्राधार में बीजपत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षस्थ पर समाप्त होती है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है जिसे मूल गोप कहते हैं। एक बीजपत्री भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है। घास परिवार में बीजपत्र को स्कूटेलम या प्रशल्क कहते हैं, जो कि भ्रूणीय अक्ष पर एक तरफ पार्श्व की ओर स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल गोप और मूल आवरण
एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है, जिसे कोलियोराइजा या मूलांकुर चोल कहते हैं। स्कूटेलम के जुड़ाव स्तर से ऊपर भ्रूणी अक्ष के भाग को पत्रोपरिक कहते हैं। बीज पत्रोपरिक में प्ररोह शीर्ष तथा कुछ आदि कालिक आद्य पर्ण भी होते हैं, जो एक खोखला पर्णीय संरचना को घेरती है, जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। जल में कुछ बीजों जैसे कि गेहूँ, मक्का, मटर, चना, मूंगफली को रात भर पानी में भिगोएं। इसके बाद बीजों को छीलें और खोलें तथा भ्रूण एवं बीज के विभिन्न भागों का अवलोकन करें। बीज आवृत बीजों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। इसको प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीज पत्र तथा एक भ्रूण अक्ष अँखुआ समाहित होता है। भ्रूण का बीजपत्र एक सरल संरचना होती है, प्रायः आरक्षित आहार भंडार के कारण फूली हुई एवं स्थूल होती है, जैसा कि लेग्यूमिनस में। परिपक्व गैर एल्यूमिनस अथवा एल्यूमिनस रहित हो सकता है। गैर एल्यूमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है या उपभोक्त कर लिया जाता है, जैसे कि मटर, मूंगफली। एल्यूमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग नहीं हो पाता है, जैसे कि गेहूँ, मक्का, बाजरा, अरंड आदि। कभी कभार कुछ बीजों में, जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर में, बीजांडकाय या निषुलस भी शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय पर ही भ्रूणपोष होता है। बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त रक्षात्मक आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे से छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन एवं जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है। फलस्वरूप सामान्य चयापचयी क्रिया धीमी पड़ने लगती है। अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन तथा उपयुक्त तापमान होती है तो वे अंकुरित हो जाते हैं। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है, अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण पाया जाता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार या छिलके के रूप में विकसित होती है, जिसे फल भित्ति कहते हैं। फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गूदेदार हो सकते हैं अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क भी हो सकते हैं। बहुत सारे फलों ने अपने बीजों के परिक्षेपण हेतु विविध विधियां विकसित की हैं। आप फलों के वर्गीकरण एवं उनके परिक्षेपण क्रियाओं को याद करें, जिसे आपने पहले
कक्षाओं में पढ़ा है। क्या एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या तथा फलों के अंदर बीजों की संख्या बीच में कोई संबंध है? एक बीजांड के अंदर बीज की संख्या केवल एक होती है। अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या तथा फलों के अंदर बीजों की संख्या के बीच में क्या संबंध है? अधिकतर पादपों में जब तक अंडाशय से फल विकसित होता है उसके अन्य पुष्पीय अंश अपहासित एवं झड़ जाते हैं। हालांकि कुछ एक प्रजातियों में जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, अखरोट आदि में फल की रचना व पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को मिथ्या या आभासी फल कहते हैं। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों एवं फल निषेचन का परिणाम होते हैं, परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। इसका एक उदाहरण है केला। अनिषेक फलन की वृद्धि को हार्मोन्स, निषेक फलन की वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जिनमें बीज नहीं होता है। बीज अनावृत बीजों के अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। जबकि प्रजनन क्रिया जैसे कि परागण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है। बीज की रचना निर्भरतापूर्ण है। इसके साथ ही बीज नए पर्यावासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजाति को अनेक क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं, जैसा कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है। अल्प वयस्क नवोद्भिद तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। युवा भ्रूण की कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करती है। लैंगिक प्रजनन का उत्पादन होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक वंशीय संपाक को पैदा करते हैं जो विविधता के रूप में लेते हैं। बीज हमारे कृषि का आधार है। कृषि के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एवं प्रसुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तथा अगले मौसम के लिए फसल के रूप में उगाया भी जा सकता है। क्या आप बीज के बिना उस बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है और भंडारित न किया जा सकता है, खेती की कल्पना कर सकते हैं? बीज के परिक्षेपण या छितराने के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है? यह अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। बहुसंख्य प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवन क्षम रहते हैं। कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीवन सक्षम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। एक प्राचीन बीज ल्यूपिनस आर्कटिकस है, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया था। एक अनुमानित रिकॉर्ड 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद बीज अंकुरित एवं पुष्पित हुआ है।
का एक रिकॉर्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवनक्षम बीज फोएनिक्स टेक्टिलोफेरा का है, जिसे मृत सागर के पास किंग हेरोल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोजा गया था। पुष्पीय पादपों की लैंगिक प्रजनन के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक प्रयास होगा कि कुछ पुष्पीय पादपों की विशाल उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों से पूछकर किया जाए। एक भ्रूण पुटी या भ्रूण कोश में कितने अंडे मौजूद होते हैं? भ्रूणपुटी कोश में कितने अंडे मौजूद होते हैं? एक बीजांड में कितने भ्रूण कोश मौजूद होते हैं? एक बीजांड में एक ही भ्रूण कोश उपस्थित होता है। अंडाशय में कितने बीजांड मौजूद होते हैं? एक प्रारूपी विशिष्ट पुष्प में कितने अंडाशय होते हैं? एक पादप पर कितने पुष्प मौजूद होते हैं? और ऐसे ही प्रश्न, क्या आप कुछ ऐसे पादपों के बारे में सोच सकते हैं जिनके फलों में बहुत भारी संख्या में बीज उत्पन्न होते हैं? इस प्रकार की श्रेणी में ऑर्किड फल आते हैं और प्रत्येक फल में 1000 लघु बीज समाहित होते हैं। इस प्रकार के मामले में कुछ परजीवी प्रजाति के फल जैसे कि ओरोबैंकी तथा स्ट्राइगा हैं। क्या आपने फाइकस या अंजीर का लघु सूक्ष्म बीज देखा है? प्रत्येक अंजीर का पौधा कितने लाख बीज पैदा करता है? क्या किसी अन्य उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ इस प्रकार के एक लघु बीज ने वर्षों तक इस तरह विशाल जैव समूह पैदा किया हो? असंघ जनन एवं बहुभ्रूणता। यद्यपि सामान्य आमतौर पर बीज निषेचन के परिणाम हैं। कुछ पुष्पीय पादपों जैसे कि एस्टेरेसिया तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंघजनन कहते हैं। बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं? अनिषेक फल। इस प्रकार के असंघजनन अलैंगिक प्रजनन है जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। असंघजननीय बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंडकोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है, जो बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाता है। प्रायः कई अवसरों पर, जैसा कि बहुत सारे नींबू वंश, सिट्रस तथा आम की किस्मों में, भ्रूण कोश या पुट्टी के आवास की कुछ बीजांड कायिक कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं और भ्रूण कोश में प्रोटूड होती है तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। संतरे के कुछ बीजों को लें और उन्हें मरोड़ें। प्रत्येक बीज के भिन्न आकार एवं आकृति के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। प्रत्येक बीज की भ्रूणों की गणना करें। असंघ जनन भ्रूणों
की आनुवंशिक प्रकृति क्या होगी? क्या उन्हें क्लोन एक पूर्वज कहा जा सकता है? बहुत सारे हमारे खाद्य एवं साग फसलों की संकर किस्मों को उगाया गया है। संकर किस्मों की खेती उत्पादकता को विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया है। संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया जाना चाहिए या पैदा किया जाना चाहिए। यदि संकर किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया तो इसकी पादप संतति संकर या बीज असंगजनन से तैयार की बुआई करके प्राप्त किया जाए तो इसकी पादप संतति पृथक्कृत होगी और वह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएगा। यदि यह संकर बीज असंगजनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण विशिष्टताएं नहीं होंगी। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रतिवर्ष संकर बीजों की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संकर बीज उपयोग में असंगजनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंगजनन की आनुवंशिकता को समझने के लिए शोध और संकर किस्मों की असंगजनित जीन्स को स्थानांतरित करने पर अध्ययन चल रहे हैं।